क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से चीजों को कैसे सीख लेते हैं जबकि दूसरों को कठिनाई होती है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए है। सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन हम नए विचारों, अनुभवों और कौशलों को अपनाते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में यह समझते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? जब हम यह जान लेते हैं कि हमारा दिमाग कैसे सोचता और सीखता है, तो हम अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर सकते हैं, तेजी से सीख सकते हैं और अपने जीवन में असाधारण सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क एक जादुई यंत्र की तरह काम करता है, जो हर सेकंड अनगिनत जानकारियां ग्रहण करता है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सोचिए, अगर आपको हर नया कौशल सीखना आसान लगने लगे, हर परीक्षा में बेहतरीन अंक आने लगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए और आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने लगे, यह कितना अद्भुत होगा। यह किताब ठीक इसी बारे में है। यह आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। सीखने की यह शक्ति न केवल स्कूल और कॉलेज में मदद करती है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें स्मार्ट तरीके से सीखना भी आना चाहिए। चाहे आप एक छात्र हों जो अपनी पढ़ाई में सुधार करना चाहता है, एक कर्मचारी हो जो अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहता है, या एक व्यवसायी हो जो अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाना चाहता है, यह किताब आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप सही तरीकों से सीखना शुरू कर दें, तो आप तेजी से नई चीजों को समझ सकते हैं, अधिक याद रख सकते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधार सकते हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांत और तकनीक आपको एक बेहतर सोचने वाला, समझदार और कुशल व्यक्ति बनाएंगे। जब आप यह समझने लगेंगे कि आपकी सोचने और सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो आप न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम में प्रतिभा नहीं है, या फिर हमारे पास सफल होने की क्षमता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। सफलता का राज यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान पैदा हुए थे, बल्कि यह है कि आप अपनी सोचने और सीखने की शक्ति को कैसे विकसित करते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी शुरुआत में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति को पहचाना और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए। याद रखिए, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो सीखने के प्रति जुनूनी होते हैं, जो कभी हार नहीं मानते और जो हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें अपने सीखने के तरीके को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। यही कारण है कि यह किताब न केवल आपको सीखने की वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराएगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि आप अपने जीवन में अधिक सीखने की प्रेरणा कैसे पा सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने हर सपने को साकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखने की कला को समझना होगा। यह किताब आपको इसी सफर पर ले जाएगी, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप अपनी सोचने और सीखने की शक्ति को पहचानेंगे और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी अद्भुत क्षमताओं को पहचानने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए? आइए इस सफर की शुरुआत करें। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? हम कैसे नई चीजें सीखते हैं, पुरानी यादों को संजोकर रखते हैं और अपनी सोचने समझने की शक्ति को विकसित करते हैं। हमारा दिमाग एक जादुई मशीन की तरह है जो लगातार जानकारी को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है और जब जरूरत पड़ती है तो हमें वापस याद भी दिलाता है। अगर हम यह समझ जाएं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो हम अपनी सीखने की क्षमता को और भी तेज कर सकते हैं और जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।
मस्तिष्क कैसे जानकारी को ग्रहण और संचित करता है? हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हर सेकंड अनगिनत जानकारियों को ग्रहण करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक जटिल प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, त्वचा कोई भी नई जानकारी को ग्रहण करती हैं और इसे मस्तिष्क तक भेजती हैं। फिर हमारा दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे हमारे पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है। यदि यह जानकारी महत्वपूर्ण होती है और हम इसे बार बार दोहराते हैं तो यह हमारी लंबी अवधि की स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित हो जाती है, जिससे हम इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया केवल जानकारी को याद रखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस पर भी निर्भर करती है कि हम इसे कैसे समझते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब हम किसी नए कौशल को बार बार अभ्यास करते हैं तो यह हमारे दिमाग में और भी गहराई से स्थापित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस ही सक्सेस की की है। अगर आप किसी विषय में निपुण होना चाहते हैं तो लगातार अभ्यास करें और यह सुनिश्चित करें कि आप जो सीख रहे हैं वह केवल रटने तक सीमित न हो, बल्कि आप उसे समझ भी रहे हों। हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से जुड़कर एक मजबूत नेटवर्क तैयार करते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। जितना अधिक हम सीखते और अभ्यास करते हैं, उतना ही मजबूत यह कनेक्शन बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको संतुलन बनाए रखना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपके न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं और कुछ ही समय बाद आप बिना सोचे समझे भी आसानी से साइकिल चला सकते हैं। यही नियम किसी भी नए कौशल को सीखने पर लागू होता है, चाहे वह गणित हो, कोई नई भाषा हो या फिर कोई संगीत, वाद्य यंत्र बजाना हो। न्यूरॉन्स और संज्ञानात्मक विकास का सीधा संबंध हमारे सीखने की क्षमता से होता है। बच्चे बड़े होने के साथ साथ नए अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सीखने की प्रक्रिया सिर्फ बचपन तक सीमित होती है। हमारा दिमाग जीवन भर नई चीजें सीखने में सक्षम होता है, बशर्ते हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया क्यों है? सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित होती है, लेकिन वास्तव में हम जीवन भर सीखते रहते हैं। हर नया अनुभव, हर नया ज्ञान और हर नई चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। अगर हम सीखने की इस शक्ति को पहचान लें तो हम अपने करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने जीवन के बाद के वर्षों में नई चीजें सीखकर सफलता हासिल की। कर्नल सैंडर्स, केएफसी के संस्थापक, ने 60 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया, जबकि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी अपने जीवन के आखिरी दिनों तक नए शोध किए। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं तो उम्र को अपनी बाधा न बनने दें। सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, सवाल पूछें, नई किताबें पढ़ें, रचनात्मक कार्य करें और समस्याओं के नए समाधान खोजने की कोशिश करें। जितना अधिक हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अधिक यह तेज और कुशाग्र बनेगा। अब तक हमने जाना कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स की क्या भूमिका होती है और क्यों सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। अगर हम अपनी सोचने और सीखने की शक्ति को सही दिशा में लगाएं, तो हम अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, सफल लोग ज्यादा होशियार नहीं होते, बल्कि वे अपनी सीखने की क्षमता का पूरा उपयोग करना जानते हैं। अगर आप अपनी सोच और समझने की शक्ति को सही तरीके से विकसित कर लें, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग की असली शक्ति को पहचानें और सीखने को एक रोमांचक यात्रा बनाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपने मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं को उजागर करने के लिए? चैप्टर 2, मेमोरी एंड रिटेंशन। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि आप जो पढ़ते हैं
उसे जल्दी भूल क्यों जाते हैं? या फिर वह बातें जो कभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं, अचानक मस्तिष्क से गायब क्यों हो जाती हैं? स्मृति, मेमोरी, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें न केवल सीखने में मदद करती है, बल्कि हमारे अनुभवों और ज्ञान को संरक्षित भी करती है। यदि आप यह समझ जाएं कि स्मृति कैसे काम करती है और इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो आप अपनी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमारी स्मृति को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। विकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति वह जगह है जहां हमारा दिमाग थोड़े समय के लिए जानकारी को संभालता है। यह सीमित होती है और केवल कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक जानकारी को संजोकर रख सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी का फोन नंबर सुनते हैं और उसे तुरंत नहीं लिखते, तो कुछ ही देर में आप उसे भूल सकते हैं। 2. लंबी अवधि की याद। जब कोई जानकारी बार बार दोहराई जाती है या उसका गहराई से अभ्यास किया जाता है, तो वह दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित हो जाती है। दीर्घकालिक स्मृति का भंडार विशाल होता है और इसमें जानकारी को वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपको अपने बचपन की कुछ यादें आज भी याद हो सकती हैं, क्योंकि वे आपकी दीर्घकालिक स्मृति में संचित हो चुकी हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी स्मृति को बेहतर बनाने के लिए कई प्रभावी तकनीकें हैं। यहां कुछ शक्तिशाली रणनीतियां सी दी गई हैं। किसी भी जानकारी को बार बार दोहराने से वह आपकी दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाती है। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहा जाता है, जिसमें आप नियमित अंतराल पर जानकारी को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, तो रोज शब्दावली का अभ्यास करें और उसे अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल करें। नई जानकारी को पहले से ज्ञात चीजों से जोड़ने से उसे याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी व्यक्ति का नाम याद रखना है, तो उसका नाम किसी परिचित चीज से जोड़ें। जैसे नील नाम को आसमान के नीले रंग से जोड़ सकते हैं। हमारा दिमाग चित्रों को शब्दों से बेहतर याद रखता है। किसी जानकारी को एक मानसिक चित्र में बदलकर उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ग्रहों के नाम याद करना चाहते हैं, तो उनकी एक काल्पनिक कहानी बनाएं और उसे चित्र के रूप में सोचें। जानकारी को लिखने और उसे व्यवस्थित करने से मस्तिष्क में वह गहराई से बस जाती है। माइंड मैप्स का उपयोग करने से आप जटिल जानकारी को सरल और यादगार बना सकते हैं। खुद से सवाल पूछना और जवाब देने की कोशिश करना स्मृति को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद को विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने की आदत डालें। प्रैक्टिस मेमोरी को बेहतर बनाने का सबसे कारगर तरीका है। जब आप किसी जानकारी या कौशल को बार बार अभ्यास करते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, तो संतुलन बनाना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करने से यह कौशल आपकी दीर्घकालिक स्मृति में चला जाता है और बाद में आप बिना किसी प्रयास के साइकिल चला सकते हैं। जब आप अपने प्रयासों के लिए खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे सकारात्मक अनुभव के रूप में याद रखता है। यह आपको दोबारा उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर बार एक कठिन पाठ याद करने के बाद खुद को एक छोटी सी ट्रीट दें, तो यह अभ्यास को और भी आनंददायक बना देगा। याद रखिए, हर व्यक्ति के पास अद्भुत स्मृति क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी स्मृति को सही तरीके से प्रशिक्षित करना जानते हैं। यदि आप सही तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो आप भी अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं और हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। चैप्टर 3, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग मुश्किल समस्याओं को इतनी आसानी से कैसे हल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष योग्यता होती है, या यह उनके सोचने और निर्णय लेने के तरीके का कमाल है? क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। ये न केवल हमें जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है, बल्कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी तेज करती हैं।
अगर आप अपने जीवन में अधिक प्रभावी बनना चाहते हैं, बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं और हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ हल करना चाहते हैं, तो आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की कला को सीखना बेहद जरूरी है। हमारे जीवन में लॉजिक एंड रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं या किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तर्क का उपयोग करता है। यह तर्क ही हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप यह तय करते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा विषय पहले पढ़ें, तो आप यह सोचते हैं कि कौन सा विषय सबसे कठिन है या जिसमें ज्यादा समय लगेगा। यह तर्क और कारण का ही उपयोग है। तर्क और सोच हमें जानकारी का गहराई से विश्लेषण करने और बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। यह हमें सतही सोच से हटाकर गहराई से सोचने और सही समाधान खोजने में मदद करते हैं। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। आपको बस सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जो समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में मदद करेंगे। सबसे पहला कदम है समस्या को स्पष्ट रूप से समझना। कई बार हम समस्या को ठीक से समझे बिना ही उसका हल ढूंढने लगते हैं, जिससे गलत निर्णय हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहे हैं, तो पहले यह समझें कि समस्या क्या है। क्या आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे, समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे, या विषय को समझने में कठिनाई हो रही है? किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से उसे हल करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। कई बार एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। सभी संभावित विकल्पों पर विचार करें और फिर सबसे प्रभावी विकल्प को चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अलग अलग रूट और साधनों पर विचार करें और सबसे सुविधाजनक और सस्ता विकल्प चुनें। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की बजाय तथ्यों और तर्कों पर आधारित निर्णय लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी उत्पाद को खरीदना है, तो यह देखें कि वह आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करता है, न कि केवल उसकी ब्रांडिंग या आकर्षक विज्ञापन के कारण उसे खरीदें। अपनी योजना को छोटे पैमाने पर लागू करें और देखें कि यह काम कर रही है या नहीं। यदि कुछ गलत हो तो उसमें सुधार करें। कॉग्निटिव बायस को कैसे दूर करें? हमारे मस्तिष्क में कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी सोच और निर्णय को प्रभावित करती हैं। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये पक्षपात हमें सही निर्णय लेने से रोक सकते हैं। हम अक्सर उन्हीं तथ्यों को मानते हैं जो हमारी पहले से बनी राय का समर्थन करते हैं और बाकी को अनदेखा कर देते हैं। कैसे दूर करें? नई जानकारी के लिए खुले रहें और हर पक्ष को निष्पक्ष रूप से देखें। हम अक्सर पहले मिली जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। कैसे दूर करें? हर पहलू पर विचार करें और सभी विकल्पों का मूल्यांकन करें। हम उन्हीं चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो तुरंत याद आ जाए, भले ही वे सही न हों। कैसे दूर करें? तथ्यों की जांच करें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखिए, हर समस्या आपके भीतर छिपी क्षमता को उजागर करने का एक अवसर है। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की शक्ति आपको केवल समस्याओं से निपटने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने का आत्मविश्वास भी देगी। महान लोगों ने अपनी आलोचनात्मक सोच के बल पर ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया और उनकी सफलता का कारण यही था कि उन्होंने हर असफलता को एक नई सीख और समाधान खोजने का अवसर माना। अगर आप अपने जीवन में हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखें और उसे हल करने की कला सीख लें, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आलोचनात्मक सोच आपके दिमाग को तेज बनाएगी और समस्या समाधान की कुशलता आपको हर परिस्थिति में विजेता बनाएगी। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो घबराएं नहीं, इसे एक अवसर मानें, गहराई से सोचें और अपनी क्षमता को साबित करें। चैप्टर 4, बिहेवियरिज्म, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी सोचा है
कि हम कुछ आदतों को इतनी आसानी से क्यों अपना लेते हैं, जबकि कुछ को बदलना इतना कठिन क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं? इसका उत्तर व्यवहारवाद में छिपा है, जो यह समझने में मदद करता है कि हमारा व्यवहार कैसे विकसित होता है और हम अनुभवों के माध्यम से कैसे सीखते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार हमारा मस्तिष्क बाहरी अनुभवों, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के आधार पर सीखता है। जब किसी कार्य के बाद हमें अच्छा परिणाम मिलता है तो हम उसे बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरी ओर, जब कोई कार्य हमें नकारात्मक अनुभव देता है तो हम उसे दोबारा करने से बचते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं और सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट की शक्ति। हमारा दिमाग सकारात्मक अनुभवों से प्रेरित होता है। जब हमें किसी कार्य के बाद रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा मस्तिष्क उसे दोहराने के लिए प्रेरित होता है। इसे रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बीएसएफ स्किनर ने सिद्ध किया कि पुरस्कार और दंड से हमारे व्यवहार को बदला जा सकता है। उन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए और पाया कि जब किसी कार्य के बाद उन्हें इनाम मिलता था तो वे बार बार उसी कार्य को दोहराने लगते थे। जब किसी कार्य के बाद हमें कोई इनाम मिलता है तो हम उसे दोहराने लगते हैं। उदाहरण, जब कोई बच्चा अच्छे अंक लाता है और माता पिता उसे उसकी पसंदीदा चॉकलेट देते हैं तो वह आगे भी अच्छे अंक लाने की कोशिश करेगा। जब आप जिम में कसरत करते हैं और आपको अपनी फिटनेस में सुधार दिखाई देता है तो आप नियमित रूप से व्यायाम करने लगते हैं। यह तब होता है जब किसी नकारात्मक चीज से बचने के लिए हम किसी व्यवहार को अपनाते हैं। उदाहरण, जब अलार्म की आवाज बंद करने के लिए आप तुरंत उठ जाते हैं तो आप जागने की आदत बना लेते हैं। जब कोई छात्र देर रात तक पढ़ाई नहीं करने से परीक्षा में फेल होता है तो अगली बार वह समय पर पढ़ाई शुरू कर देता है। आदतें कैसे बनती और बदलती हैं? हमारी आदतें एक स्वचालित प्रक्रिया की तरह होती हैं जो बार बार दोहराने से बनती हैं। मनोवैज्ञानिक चार्ल्स डुहिग ने बताया कि आदतें 3 चरणों में बनती हैं। आदत को ट्रिगर करने वाला संकेत, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना। आदत के रूप में दोहराया जाने वाला कार्य, जैसे हर दिन मोबाइल स्क्रॉल करना। आदत के बाद मिलने वाला सुखद अनुभव, जैसे सोशल मीडिया से मिलने वाली खुशी। आदत बदलने के तरीके, अपनी बुरी आदत को ट्रिगर करने वाले कारण को समझें। पुरानी आदत की जगह नई सकारात्मक आदत डालें। नए व्यवहार के लिए खुद को पुरस्कृत करें। उदाहरण, अगर आपको सुबह उठकर जंक फूड खाने की आदत है तो संकेत सुबह उठना को बदलने की बजाय रूटीन जंक फूड खाने की जगह फल खाना बदलें और खुद को इस बदलाव के लिए शाबाशी दें। अगर आप रोज पढ़ाई नहीं कर पाते तो खुद को एक लक्ष्य दें कि हर बार 1 घंटा पढ़ने के बाद आप अपनी पसंदीदा मूवी देख सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने की शक्ति आपके हाथ में है। हमारा मस्तिष्क उन चीजों को सीखने में माहिर है जो बार बार दोहराई जाती हैं। यदि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाएं और खुद को पुरस्कृत करें। याद रखें, बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसीलिए आज ही एक अच्छी आदत की शुरुआत करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। चैप्टर 5, कॉग्निटिविज्म, द माइंड एज अ कंप्यूटर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो वह दिमाग में कैसे संग्रहित होती है, और जब हमें कोई पुरानी जानकारी याद करनी होती है तो हमारा मस्तिष्क उसे कैसे खोज कर निकालता है। कॉग्निटिविज्म हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह जानकारी को प्रोसेस, संग्रहित और पुनः प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में डेटा सेव किया जाता है, हमारा दिमाग भी सूचनाओं को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें याद कर सकता है। अगर हम इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें तो हम अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता को बेहतर बना सकते हैं।
जानकारी को प्रोसेस, स्टोर और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया। हमारा मस्तिष्क 3 मुख्य चरणों में जानकारी को संभालता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे समझने और उससे जुड़ी चीजों को पहचानने की कोशिश करता है। उदाहरण, जब आप किसी नए विषय को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इसे पहले से सीखी हुई जानकारी से जोड़ने की कोशिश करता है। हमारी स्मृति मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें जानकारी थोड़े समय के लिए रहती है, जैसे किसी का फोन नंबर जिसे आपने सुना लेकिन जल्द ही भूल गए। लंबे समय तक की याद, बार बार दोहराई गई और महत्वपूर्ण जानकारी को हमारा दिमाग लंबे समय तक संजो कर रखता है, जैसे आपकी जन्मतिथि या साइकिल चलाने का तरीका। जब हमें कोई जानकारी याद करनी होती है तो हमारा दिमाग उसे दीर्घकालिक स्मृति से खोज कर निकालता है। उदाहरण, जब आप परीक्षा में कोई उत्तर लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क याद किए गए तथ्यों को पुनः प्राप्त करता है। अगर हम जानकारी को सही ढंग से व्यवस्थित करें तो उसे याद रखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई जटिल विषय पढ़ रहे हों तो उसे छोटे छोटे भागों में बांटें। उदाहरण, किसी कठिन अध्याय को अलग अलग खंडों में पढ़ना बजाय एक बार में सब कुछ समझने की कोशिश करने के। हमारा मस्तिष्क चित्रों को शब्दों से बेहतर याद रखता है। उदाहरण, गणित के सूत्रों को याद रखने के लिए चित्र बनाना या इतिहास की घटनाओं को कहानी की तरह समझना। सिर्फ पढ़ने के बजाय लिखने, चर्चा करने और प्रश्न पूछने की आदत डालें। उदाहरण, अगर आप कोई नया विषय सीख रहे हैं तो खुद से सवाल पूछें और उत्तर देने की कोशिश करें। जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं वे हमारी दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती हैं। उदाहरण, परीक्षा से पहले पढ़े गए टॉपिक्स को बार बार दोहराना ताकि वे लंबे समय तक याद रहें। सीखना सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि एक यात्रा है। हमारा मस्तिष्क अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है, बस हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर आप संरचित रूप से सीखने की आदत डाल लें तो आप किसी भी विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। तो आज ही सीखने की इस शानदार प्रक्रिया को अपनाएं और खुद को आगे बढ़ाएं। चैप्टर 6, कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को खुद करके सीखते हैं तो वह आपको लंबे समय तक याद रहती है? यह ठीक उसी तरह है जैसे तैराकी की किताब पढ़ने से तैराकी नहीं सीखी जा सकती जब तक कि आप पानी में उतरकर अभ्यास न करें। यही सिद्धांत निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म का आधार है, जो कहता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका खुद अनुभव करके सीखना है। निर्माणवाद के अनुसार हम सीखने के दौरान अपने अनुभवों और पुराने ज्ञान से नई जानकारी जोड़ते हैं। जब हम किसी चीज को व्यावहारिक रूप से करते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उदाहरण, विज्ञान के प्रयोगशाला में प्रयोग करके वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना, गणित के सूत्रों को केवल याद करने के बजाय उन्हें रोजमर्रा की समस्याओं में लागू करना, भाषा सीखने के लिए सिर्फ किताब पढ़ने के बजाय उसमें संवाद करना, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना। निर्माणवादी शिक्षा पद्धति रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। जब छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचारों को लागू करने का अवसर मिलता है तो वे अधिक इनोवेटिव बनते हैं। सीखने की सबसे अच्छी विधि स्वयं अनुभव करना है। जब आप किसी चीज को बनाते हैं, आजमाते हैं और उसके साथ प्रयोग करते हैं तो वह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपकी क्षमता बन जाती है। चैप्टर 7, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर कोई चीज सीखते हैं तो वह हमें ज्यादा आसानी से क्यों समझ में आती है? क्यों अकेले पढ़ने से ज्यादा असरदार समूह में चर्चा करना होता है? सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे आसपास के माहौल, लोगों और भावनाओं से भी प्रभावित होता है। हमारा दिमाग उसी माहौल में सबसे अच्छा सीखता है जहां वह सुरक्षित और प्रेरित महसूस करता है।
अगर कोई डर या तनाव महसूस करता है तो सीखने की क्षमता घट जाती है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा डांट और डर के माहौल में पढ़ता है तो उसका ध्यान भटक सकता है। अगर शिक्षक प्रोत्साहित करने वाले हों और सीखने का माहौल सकारात्मक हो तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। परिवार और दोस्तों का सहयोग सीखने को आसान बना सकता है। जब हम किसी विषय पर दूसरों के साथ चर्चा करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। जब आप दूसरों के विचार सुनते हैं तो नई चीजें सीखते हैं। टीम वर्क। मिलकर सीखने से समस्याओं का हल आसान हो जाता है। हेल्थी कंपटीशन। जब आप दूसरों के साथ सीखते हैं तो प्रेरणा मिलती है। सीखना अकेले की प्रक्रिया नहीं है, यह एक शेयर्ड जर्नी है। जब आप दूसरों के साथ सीखते हैं तो आपको नए दृष्टिकोण मिलते हैं और आपकी सोच विकसित होती है। हमेशा सीखने का माहौल बनाएं और दूसरों के साथ ज्ञान बांटें, क्योंकि मिलकर सीखना तेजी से आगे बढ़ना है। चैप्टर 8, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी मोटी समस्याओं से ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब है विकासात्मक मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। यह मानसिकता कहती है कि हमारे प्रयासों और दृढ़ता से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर ये विचार आते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ये विचार सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। जब हम इन विश्वासों को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि गणित कठिन है तो यह सोच बदलने की जरूरत है। इसे चुनौती दें और धीरे धीरे अभ्यास करें। यदि किसी ने आपको कभी कहा है तुमसे नहीं होगा, तो उसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में लें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। धैर्य, परसिवेरेंस और लचीलापन, रेजिलियंस, हमें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे रास्ता कठिन हो। जो लोग विकासात्मक मानसिकता अपनाते हैं वे असफलताओं से सीखते हैं और अगले प्रयास में सुधार करते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद कहा था, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। माइकल जॉर्डन को भी कई बार टीम से बाहर किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बने। प्रेरणा, सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। विकासात्मक मानसिकता आपको यह विश्वास देती है कि आप अपनी मेहनत और दृढ़ता से किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो यह याद रखें, आपकी असफलताएं सिर्फ सीखने के कदम हैं। हर बार गिरने के बाद उठकर खड़े हों, क्योंकि सफलता उसी के पास जाती है जो हार मानने के बजाय कोशिश करना जारी रखता है। चैप्टर 9, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पढ़ाई के दौरान बहुत जल्दी चीजें याद कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों पढ़ने के बावजूद कुछ नहीं समझ पाते? इसका उत्तर है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें तो हम न केवल अधिक जानकारी सीख सकते हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। सक्रिय अध्ययन तकनीकें पैसिव लर्निंग, जैसे केवल पढ़ना या सुनना, से कहीं अधिक प्रभावी होती हैं। सक्रिय अध्ययन का मतलब है कि हम जितना हो सके उस जानकारी के साथ संपर्क बनाते हैं, उसे समझते हैं और उसे लागू करने की कोशिश करते हैं। सक्रिय अध्ययन की कुछ प्रभावी तकनीकें: पढ़ाई करते वक्त खुद से सवाल पूछें और उनका उत्तर देने की कोशिश करें। उदाहरण, जब आप एक नई अवधारणा पढ़ रहे हों तो खुद से सवाल करें, यह क्यों काम करता है? जब आप किसी चीज को किसी और को समझाते हैं तो वह जानकारी और बेहतर तरीके से दिमाग में बैठती है। उदाहरण, जब आप किसी जटिल विषय पर काम कर रहे हों तो उसे अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करें। किसी विषय को बेहतर समझने के लिए मनोचित्र बनाएं। यह आपके दिमाग में जानकारी को संरचित रूप में रखता है। उदाहरण, किसी इतिहास के अध्याय को पढ़ते वक्त प्रमुख घटनाओं को एक वृत्त चित्र के रूप में प्रदर्शित करें।
यदि आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई अधिक प्रभावी हो, तो आपको अच्छी अध्ययन आदतें बनानी होंगी। ये आदतें आपको निरंतर सुधार और सफलता की दिशा में मदद करेंगी। पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसे नियमित रूप से पालन करें। उदाहरण, रोज 1 घंटा निर्धारित समय पर पढ़ाई करें ताकि यह आदत बन जाए। अध्ययन से पहले छोटे छोटे लक्ष्य तय करें ताकि आप अपनी प्रगति को माप सकें। उदाहरण, आज मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं और उनके बारे में सारांश लिखना है। लंबे समय तक बिना रुके पढ़ना थकान और एकरसता का कारण बन सकता है। पढ़ाई के बीच में छोटे ब्रेक लें। उदाहरण, 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। आपके पास समय बहुत कम हो सकता है, लेकिन अगर आप सही रणनीतियों का पालन करते हैं तो आप अधिक समय में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। सक्रिय अध्ययन, तकनीकें और उत्पादक आदतें आपके अध्ययन को मजेदार और प्रभावी बना सकती हैं। तो आज से ही सही आदतों और रणनीतियों के साथ पढ़ाई की शुरुआत करें और सफलता के नए रास्ते खोलें। चैप्टर 10, मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी काम को पूरी तरह से पसंद करते हैं तो वह काम बिना किसी दबाव के बहुत आसान लगता है। दूसरी ओर, जब आपको किसी काम को सिर्फ मजबूरी या बाहरी पुरस्कार के लिए करना पड़ता है तो वह ज्यादा कठिन और थका देने वाला लगता है। यह सब कुछ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और बाहरी प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दोनों का हमारे सीखने और काम में अलग अलग योगदान होता है। आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यह वह प्रेरणा है जो भीतर से आती है, जैसे जब हमें कोई काम करने में मजा आता है या हमें उसकी चुनौती पसंद आती है। उदाहरण, जब आप कोई नया विषय सीखते हैं क्योंकि आपको उस विषय में रुचि है, न कि केवल परीक्षा के लिए। बाहरी प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यह वह प्रेरणा है जो बाहरी कारणों से मिलती है, जैसे पुरस्कार, अंक या प्रशंसा। उदाहरण, जब आप अच्छे ग्रेड पाने के लिए कठिन अध्ययन करते हैं ताकि आपको प्रशंसा या पुरस्कार मिल सके। दोनों प्रकार की प्रेरणा का अपना महत्व है। आंतरिक प्रेरणा हमें गहरे स्तर पर संतुष्टि देती है, जबकि बाहरी प्रेरणा हमें विशिष्ट लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। फोकस बनाए रखना और अध्ययन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता। कभी कभी अध्ययन करते समय हमारा ध्यान भटक जाता है या हमें अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करने में कठिनाई होती है। यहां आत्म अनुशासन की भूमिका आती है। आत्म अनुशासन का मतलब है अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें नियमित रूप से देखें। उदाहरण, मुझे अगले 2 हफ्तों में इस विषय को पूरी तरह से कवर करना है। अपने लक्ष्यों के पीछे का कारण जानें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, अगर आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो यह सोचें कि अच्छे अंक पाकर आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि हर कदम पर सफलता का एहसास हो। उदाहरण, आज मुझे एक अध्याय पढ़ना है और उससे संबंधित नोट्स बनानी है। दिनचर्या में समय का सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के समय के बीच में छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। उदाहरण, 45 मिनट पढ़ाई, फिर 10 मिनट का ब्रेक। अगर आप चाहते हैं कि आपके लक्ष्य हासिल हों, तो आत्म अनुशासन और प्रेरणा का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य, आंतरिक प्रेरणा और आत्म अनुशासन होगा तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। तो आज से ही अपनी प्रेरणा को जगाइए और अपने उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाइए। दोस्तों, अब तक हमने हाउ वी थिंक एंड लर्न किताब के कुछ महत्वपूर्ण विचार और सीखों को समझा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस किताब में जीन एलिस ओमरॉड ने बताया है कि हमारा सोचने और सीखने का तरीका केवल कक्षा में ही नहीं, बल्कि हर जीवन के क्षेत्र में प्रभाव डालता है। हमारी सोचने की क्षमता, याददाश्त, समस्या सुलझाने की कौशल और सामाजिक प्रभाव सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इस किताब ने हमें यह सिखाया है कि हमारे मानसिक विकास को बेहतर बनाने के लिए सही तरीके और आदतें अपनानी चाहिए। अगर हम सही तरीके से सोचते हैं और सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं तो हम अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार, हमें अपनी सोच और समझ को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यह किताब हमें यह प्रेरणा देती है कि हर किसी का सोचने और सीखने का तरीका अलग हो सकता है और हमें इसे समझकर अपनी तरफ से सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके पास इस किताब से जुड़ी कोई और बातें हों तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।